नमस्कार दोस्तों, ऑफिसर स्टैक हिंदी मीडियम में आपका स्वागत है। आज हम लोग अगली क्लास देखेंगे इकोनॉमिक्स की। देखेंगे क्या है बेसल नियम। ठीक है, बेसल किसके सुझाव पर आए थे? बेसल कमेटी के सुझाव के आधार पर आए थे। ठीक है, ये केवल एक सुझाव है, कोई देश इसको लागू करे या ना करे कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, एक देश इन्हें लागू करे या अनिवार्य भी नहीं है। इन्हें लागू कौन करता है? केंद्रीय बैंक ही करती है। देश की जो केंद्रीय बैंक ही वही इन्हें लागू करती है, जिसे अपने भारत में आरबीआई। और अगर आरबीआई लागू करना चाहती है तो इसमें बदलाव भी कर सकती है। ठीक, केंद्रीय बैंक इसे परिवर्तित भी कर सकती है। बेसल फर्स्ट मानदंडों के अंतर्गत इस समिति ने सुझाव दिया था, क्या सुझाव दिया था कि बैंक दिए गए जोखिम भरे ऋण के एक निश्चित अनुपात के बराबर की संपत्ति अपने पास रखेंगे। ठीक है, मतलब बैंक अगर 100 करोड़ का लोन दे रहे हैं तो उसके आधार पर एक रिस्क बेस्ड कितना रिस्क है उसके लॉस होने में, उतना अपने पास रिजर्व में रखेंगे पैसा। ठीक है, मतलब 100 करोड़ है तो आपको संभावना है कि 50 करोड़ लॉस हो सकता है, उतना रिजर्व रखना पड़ेगा। यह संपत्ति जोखिम भरे ऋण के 80% के बराबर हो। जो जोखिम भरा ऋण है, मान लो 50 करोड़ है, उसके 80% होना चाहिए उसका। ठीक है, अलग अलग रखी गई इस संपत्ति को कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो CAR कहा जाता है। क्या कहा जाता है? CAR। ठीक है, अलग अलग रखी गई संपत्ति को कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, इसे पूंजी पर्याप्तता अनुपात कहा जाता है एवं इसे कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो CRAR भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो भी कहते हैं। आरबीआई ने जो है भारत में इसे बैंकों के लिए 9% की दर से लागू किया। आरबीआई ने क्या बैंकों के लिए कितने % की दर से लागू किया? 9% की। जबकि NBFCs के जो नॉन बैंकिंग कार्य नहीं करते, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए 15% रखा गया। ठीक है, तो ये याद रखिए। NBFC के लिए 15%। ठीक है, इसमें इसमें जो संपत्ति के रूप में नगद हो गया, मतलब कैश के रूप में शेयर आप रख सकते हैं, और विदेशी मुद्रा और अन्य गवर्नमेंट प्रतिभूतियाँ हो गई, भूमि भवन इत्यादि को भी आप रख सकते हैं। ठीक है, अगर आप सरकार को ऋण दे रहे हैं, कोई बैंक सरकार को ऋण दे रही है तो उसे जोखिम भरा नहीं माना जाता था और अन्य को जोखिम भरा माना जाता था, एवं इन्हीं के बदले CAR कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो रखा जाता था। ठीक है, जो सरकार को दिया जाता था तो उसे जोखिम भरा नहीं माना जाता था। अब आइए बेसल सेकेंड। इसके अंतर्गत कुल 3 सुझाव दिए गए थे, जिन्हें बेसल सेकेंड का 3 स्तंभ भी कहा गया। ये कौन कौन से? इसमें पहला नंबर पे कहा गया कि बेसल समिति क्रेडिट रिस्क के साथ साथ मार्केट रिस्क तथा ऑपरेशनल रिस्क को भी ध्यान में रखेंगे। अभी मार्केट रिस्क बताए थे कि जो बाजार के आधार पर घटती बढ़ती रहे, उसे जो लॉस हो मार्केट रिस्क हो जाता है। ठीक है, ऑपरेशन कार्य परिचालन में जो रिस्क होता है ये बताए थे। ठीक है, तो उसको भी ध्यान में रखा जाए क्रेडिट रिस्क के साथ साथ। दूसरा सुझाव था कि बैंकों को सुझाव दिया गया कि वे अपनी परिसंपत्ति को पारदर्शी तरीके से उजागर भी करें, मतलब उसको प्राइवेसी न बनाए, उसको उजागर पारदर्शिता रखें। ठीक है, उसके उजागर करते हैं। केंद्रीय बैंकों को सुझाव दिया गया कि वे बैंकों के नियंत्रण में और ज़्यादा हस्तक्षेप करें। जो केंद्रीय बैंक है उन्होंने सुझाव दिया कि बैंकों के नियंत्रण में और ज़्यादा हस्तक्षेप करें। ठीक है, अगला आगे आइए बेसल थर्ड। बेसल थर्ड क्या है? ये कब आया? 2008 में आई, जब अमेरिका की मंदी हुई। इससे स्पष्ट हो गया कि सरकारों को जो दिए गए ऋण का भी पूर्णतः सुरक्षित नहीं कहा जा सकता। बेसल सेकंड में तो कहा गया कि जो बेसल फर्स्ट में कहा गया है कि जो सरकार को दिए गए ऋण है
वो रिस्क नहीं माना जाएगा। लेकिन बेसल थर्ड भी जब अमेरिका में मंदी आ गई 2008 में, तो भी ये भी कहा जाने लगा कि इसको भी माना जा सकता है, रिस्क माना जा सकता है। 2010 में बेसल थर्ड के अंतर्गत यह तय हुआ कि सरकार को दिए गए ऋण, जो सरकार को लोन दिया जाता है उसको भी CAR रखा जाए, कैपिटल एडिक्वेसी रखा जाए। अतः अब बैंक दिए गए कुल ऋण के बदले CAR रखते हैं, ठीक है। मतलब बैंक जो लोन देते हैं टोटल मिला के, चाहे जिसको दिया हो, उसके बदले CAR रखते हैं। बेसल थर्ड के अंतर्गत रखे गए CAR के अलावा 2.5% की अतिरिक्त संपत्ति रखने का सुझाव दिया गया है। कितना? 2.5 सुझाव दिया गया है। इसे कैपिटल कंजर्वेशन बफर कहा गया। इसे क्या कहा? कैपिटल कंजर्वेशन बफर, ठीक है। यह भी तय हुआ कि जिन वर्षों में बैंक विगत वर्षों की तुलना में सामान्य से ज़्यादा ऋण देंगे, उन वर्षों में बैंकों को 2.5% की अतिरिक्त संपत्ति रखने के लिए बाध्य किया जाए, ठीक है। जिन वर्षों में बैंकों को 2.5% की अतिरिक्त संपत्ति रखने के लिए बाध्य किया जाए, इसे काउंटर साइकिल बफर कहा गया। क्या कहा गया? काउंटर साइकिल बफर। मान लो इस बार 50 करोड़ का लोन दिया, अगले बार 60 करोड़ का दिए गए, तो उन वर्षों में जो बैंकों को 2.5% के अतिरिक्त है संपत्ति रखने के लिए भी बाध्य किया जाए, इसे काउंटर साइकिल बफर भी कहा जाए। क्योंकि जो बेसल थर्ड के मानदंडों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त संपत्ति की आवश्यकता होती है, इसे चरणबद्ध तरीके से भारत में लागू किया गया। भारत में इसे कब? 2013 में लागू करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई और 31 मार्च 23 तक धीरे धीरे इसे लागू कर दिया गया, ठीक है। जो बेसल थर्ड है मानदंडों को 2023 तक लागू कर दिया गया। अगला पॉइंट है 1998 में गठित द्वितीय नरसिम्हन समिति के सुझाव, ठीक है। इस समिति ने 1998 तो द्वितीय नरसिम्हन समिति कब गठित हुई? 1998। इसने कमज़ोर बैंकों के लिए नैरो बैंकिंग की अवधारणा प्रस्तुत की। जो कमज़ोर बैंक हैं उनके लिए क्या? नैरो बैंकिंग। इसके अनुसार क्या होगा? जो कमज़ोर बैंक हैं उनके पुनर्गठन के उद्देश्य से उनकी जिम्मेदारियों को कम किया जाए, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हें कम किया जाए और उन्हें जोखिम भरे क्षेत्र में ऋण ना देने दिया जाए, और उनको यह कह किया जाए जहाँ रिस्क ज़्यादा है वहाँ आप लोन ना दो, ठीक है। समिति ने RBI को सुझाव दिया कि बैंकिंग व्यवस्था को और सुरक्षित बनाने के लिए CAR में बढ़ोतरी की जाए। समिति ने सुझाव भी दिया RBI को कि जो बैंकिंग व्यवस्था को और सुरक्षित बनाने के लिए CAR कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में बढ़ोतरी की जाए। और यह भी सुझाव दिया कि 2002 तक बैंकों का NPA 3% या इससे नीचे लाया जाए, ठीक है। तो यहाँ सन गलत दिया है शायद, ठीक है। नहीं, सही है, ठीक है, क्योंकि ये समिति 1998 में गठित की गई थी, ठीक है। तो 1998 में इसने सुझाव दिया था 2002 तक बैंकों का NPA 3% या इससे नीचे लाया जाए और विदेशी बैंकों की स्थापना के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश को बढ़ावा जाए, ठीक है। जो विदेशी बैंक हैं उनकी स्थापना हो, इसके लिए न्यूनतम पूंजी को निवेश को बढ़ाया जाए। यह भी सुझाव दिया गया कि RBI मात्र नियामक की भूमिका निभाए एवं वित्तीय संस्थानों में हिस्सेदारी अथवा मालिकाना अधिकार न रखे। जो RBI है वो कि अब केवल कंट्रोल रखे, ये नहीं कि उसमें वित्तीय संस्थानों में हिस्सेदारी अथवा कि फाइनेंशियल के संबंध में ज़्यादा मालिकाना अधिकार ना हो RBI को। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार अपनी हिस्सेदारी 50% नीचे लाए, ठीक है। जो सार्वजनिक गवर्नमेंट बैंक हैं उनमें पारदर्शिता सुनिश्चित करने के सरकार क्या करे? अपनी हिस्सेदारी 50% से नीचे लाए, ठीक है। तो प्राइवेट बैंक बन जाएंगे। ये देखिए, ये क्वेश्चन दिए कि वित्तीय समावेशन क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, और इसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं और उद्देश्य को पूर्ति के लिए अब कौन कौन से प्रयास किए गए। तो इसमें आप पहले इतना लिखेंगे, वित्तीय समावेशन के बारे में बता देंगे 4-5 लाइन में, उसके बाद उद्देश्य क्या है ये भी पॉइंट में बता देंगे 7-8 पॉइंट में, और इसकी पूर्ति के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं, ठीक है। जो भी योजनाएं गवर्नमेंट लाती है, जैसे जनधन योजना, जितनी भी है ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित योजनाएं होती हैं,
ठीक है। वित्तीय समावेशन मतलब उनकी पहुंच, बैंकिंग तक पहुंच प्रदान की जाए, इस संबंध में आप लिख सकते हैं। स्वयं सहायता समूहों के बारे में एवं सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों की अवधारणा को समझाते हुए यह स्पष्ट करें कि कौन कौन से कारण हैं जो कि एक स्वयं सहायता समूह को सूक्ष्म इकाई माइक्रो एंटरप्राइज बनने में बाधा। अब जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप में है, इसमें क्या क्या समस्याएं हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनते हैं उसमें क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। उसमें जैसे महिलाओं की स्वतंत्रता कम है कि उनको बाहर निकलने नहीं दिया जाता, ठीक है, स्वतंत्र रूप से काम करने नहीं दिया जाता, और उनको फंड नहीं उपलब्ध हो पाता बैंकों से आसानी से, ठीक है। यही समस्याएं आप लिख सकते हैं, ये बाधा उत्पन्न होते हैं। और ये किस लिए गठित की गई हैं कि वित्तीय सुविधा प्रदान करती, आपस में एक दूसरे को वित्तीय ज़रूरतें पूरी होती हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप से, ठीक है। आगे मुद्रा बाजार, मनी मार्केट। मुद्रा बाजार, मनी मार्केट। मुद्रा बाजार में क्या होता है, मुद्रा बाजार कम अवधि के लिए ऋण लेने एवं देने की प्रक्रिया संपन्न होती है। जो मनी मार्केट होती है कम अवधि के लिए होता है, ठीक है। यहाँ ऋण की जो मैच्योरिटी पीरियड होती है, परिपक्वता की अवधि कितनी होती है, 365 दिनों तक ही होती है, 1 साल की। मुद्रा बाजार असंगठित एवं संगठित दोनों ही प्रारूप में उपस्थित हो सकते हैं, ठीक है। इसमें 1 साल के लिए ऋण मिल सकता है, लोन मिलता है, ठीक है, मुद्रा बाजार में। और इसमें ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर दोनों में हो सकता है। असंगठित मुद्रा बाजार में कोई लिखित नियम या नियामक नहीं होते। जो असंगठित होता है उसमें नियम कोई मनी लेंडर से ले लिया, ठीक है, ज़मींदार से, किसी से भी लिया, किसी यार दोस्त से भी ले सकते हैं। संगठित मुद्रा बाजार में लिखित नियम एवं नियामक होते हैं। जो संगठित ऑर्गेनाइज्ड होते हैं उसमें नियम होते हैं, कितने समय में कितने बेच पर वापस करना है। भारत में संगठित मुद्रा बाजार को आरबीआई नियंत्रित कर। जो संगठित मुद्रा बाजार कौन नियंत्रित, आरबीआई। यदि मुद्रा बाजार में ऋण मात्र 1 दिन के लिए प्राप्त किया जाए, जो मुद्रा बाजार मान लो 1 दिन के लिए जाता है, तब इसे क्या बोलेंगे, ओवरनाइट कॉल मनी। क्या बोलेंगे, ओवरनाइट कॉल मनी बोलेंगे, ठीक है। यदि ऋण की प्राप्ति 1 दिन से ज़्यादा के लिए एवं 14 दिनों तक के लिए हो, तब इसे क्या बोलेंगे, शॉर्ट टर्म नोटिस मनी अथवा नोटिस मनी भी बोल देंगे, ठीक है। नोटिस मनी भी कहा जाता है अगर 1 से ज़्यादा 14 दिनों तक। आगे क्या कर रहा है, यदि ऋण की परिपक्वता 14 दिनों से ज़्यादा एवं 365 दिन तक हो, तब इसे क्या बोलेंगे, तब इसे टर्म मनी बोलेंगे, ठीक है। 14 दिन से 1 साल के लिए इसे क्या बोलेंगे, टर्म मनी। मुद्रा बाजार में सामान्यतः ऋण की प्राप्ति के लिए किसी संपत्ति को गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होती। अगर मुद्रा बाजार में लोन मिलता है, कोई कोलैटरल आप नहीं दे सकते, कोई संपत्ति नहीं रखना होता है, ठीक है। ऋण जो है, ऋणी की छवि गुडविल के आधार पर प्राप्त होती है। ऋण किस पर, कि वो ग्राहक की छवि कैसी है, ठीक, उसी आधार पर उसको पैसा दे दिए कि हाँ ये लौटा सकता है, अच्छा आदमी है। यदि छवि सामान्य नहीं हो, तब ऐसे में प्रतिभूतियाँ गिरवी रखी ऋण प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन अगर छवि भी अच्छी नहीं तो उनसे कुछ भी गिरवी रखा जा सकता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, कोलैटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन कहते हैं, ठीक है। कोलैटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन कहते हैं। मुद्रा बाजार में ब्याज की दर भी मुद्रा के मांग एवं आपूर्ति तथा ऋण की छवि पर आधारित होती है, ठीक। जो इंटरेस्ट लगेगा वो जिसको दिया जा रहा है उसकी छवि कैसी है और डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है, उसी आधार पर ब्याज लगता है, ठीक है। यदि मुद्रा की आपूर्ति ज़्यादा हो, मान लो सप्लाई ज़्यादा है मुद्रा की, बहुत लोग डिमांड करते हैं हमें भी लोन दे दो, हमें भी लोन, और सप्लाई ज़्यादा हो, लोन कम मांग रहे हैं, ठीक है, और डिमांड कम हो, तब क्या होगा, ब्याज की दर कम होगी, ठीक है। मान लो लोन देने वाले 50 लोग हैं, लेने वाले 10 ही लोग हैं, तो ब्याज कम होगा। यदि आपूर्ति कम है, मान लो लोन लेने वाले 50 लोग हैं, देने वाले 10 लोग हैं, तो क्या होगा, ब्याज की दर ज़्यादा होगी। यदि ऋणी की छवि अच्छी है,
तब ब्याज की दर कम होगी। कोई जान पहचान का आदमी है तो उससे, और छवि है तो उसका ब्याज कम लगेगा, और छवि खराब है तब ब्याज की दर ज़्यादा होगी। मुद्रा बाजार में निम्नलिखित की भागीदारी होती है। किसकी किसकी होती है? आरबीआई की, और भारत में कार्यरत बैंक जिसमें कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो गया और सहकारी बैंक भी सम्मिलित है। अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान जैसे नाबार्ड हो गया, सिडबी हो गया, एग्जिम बैंक, एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक हो गए। प्राइमरी डीलर्स जो कि आरबीआई के साथ एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत होते हैं एवं बिचौलियों की भूमिका निभाते हैं। और टॉप रेटेड कॉरपोरेट उच्च श्रेणी के उद्यम हो गए, आम निवेशक, मुद्रा बाजार में इन्हीं भागीदारों के बीच वित्तीय लेन देन होता है। ठीक है, जो रिटेल निवेशक हो गए। अब देखिए, टॉप रेटेड कॉरपोरेट उन औद्योगिक इकाइयों को कहते हैं जिनका निवल मूल्य नेट वर्थ कितना है, कम से कम 4 करोड़ रुपए का हो, जो तो टॉप रेटेड कॉरपोरेट कहा जाएगा। एक कंपनी के निवल मूल्य की गणना के लिए क्या किया जाएगा? कंपनी की संपत्ति में से, कंपनी की संपत्ति कितनी, मान लो 50 करोड़ की, और देयताओं को घटाते हैं और उससे क्या माइनस करते हैं कि लायबिलिटी कितनी है, मतलब कितना उसका उधार बकाया है, कितना पैसा देना है। मान लो 50 करोड़ के उसके संपत्ति वर्तमान में, और लेकिन उसको 40 लाख किसी को अभी उधार लिया, उसको देना है, वापस देना है या ब्याज देना है, तो 40 उतना घटाएंगे तो 10 करोड़ माना जाएगा नेटवर्थ। इसकी गणना में मात्र मूर्त संपत्ति, टेंजिबल एसेट को ही सम्मिलित किया जाता है, अतः अमूर्त संपत्ति इनटेंजिबल एसेट को सम्मिलित नहीं। ठीक है, मूर्त संपत्ति को शामिल किया जाए। टेंजिबल एसेट्स क्या है? टेंजिबल एसेट्स वे होते हैं जो सामान्यतः भौतिक रूप में उपस्थित होते हैं, मतलब आप हाथ से छू सकते हैं उनको, जैसे मशीनरी हो गई। और इनटेंजिबल एसेट अभौतिक रूप से, जैसे टेंजिबल एसेट को पुनः 2 रूपों में, जो अब टेंजिबल भौतिक वाले वो भी 2 होते हैं, एक चल जिसे मूवेबल और अचल संपत्ति अमूवेबल। ठीक है, इमूवेबल बोलते हैं। अब चल संपत्ति क्या है? चल संपत्ति उन संपत्तियों को कहा जाता है, ये टेंजिबल में अभी पढ़ रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सके, जैसे नगद कैश आपके 20 रुपये है, सोना 1 किलो सोना हो गया, मशीन एवं उपकरण, इनको आप क्या एक जगह से दूसरी जगह ले सकते हैं, इन्हें क्या बोलेंगे? चल। इनसे भिन्न अचल संपत्ति वैसी संपत्तियों को कहते हैं जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ली जाए, जैसे क्या भूमि, लैंड है, 1 बीघा खेत हो गया, घर हो गया, इनको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। ठीक है, जैसे गुडविल हो गए, उसकी गुडविल कितनी कैसी है, ब्रांड की वैल्यू क्या है, कस्टमर डाटा, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट इत्यादि इंटेंजिबल एसेट में सम्मिलित की जाती है। निवल मूल्य की गणना में इंटेंजिबल एसेट को सम्मिलित नहीं किया जाता। ठीक है, जो निवल मूल्य की गणना होगी तो इनको नेटवर्थ में इनको शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक, गुडविल क्या है, ट्रेडमार्क क्या है, कॉपीराइट क्या है, इसे नहीं, ये इंटेंजिबल है। ठीक है, मुद्रा बाजार के उपकरण। मुद्रा बाजार के उपकरण, मुद्रा बाजार में ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से कुछ उपकरणों का प्रयोग होता है। यह प्रमुख उपकरण निम्नलिखित: सरकारी प्रतिभूतियां बिल के रूप में, जमा प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, वाणिज्यिक पत्र, कॉमर्शियल पेपर। ठीक है, सरकारी प्रतिभूतियां बिल के रूप में, यदि भारत सरकार को अपने तत्काल खर्चों को पूरा करने के लिए उद्देश्य से कम अवधि के लिए ऋण की आवश्यकता, तब बिल के रूप में सरकारी प्रतिभूतियां जारी कर बेची जाए। अब गवर्नमेंट है, अब उसको मान लो बाढ़ आ गई, उसको पैसे की ज़रूरत है, तो क्या करेगी? अपनी प्रतिभूतियों को बेचेगी और उससे पैसा इकट्ठा करेगी। ठीक है, तो आरबीआई उसको पैसा देगी। ठीक है, पैसा गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, गवर्नमेंट उसके खर्च करेगी। कम अवधि की यह प्रतिभूतियाँ जो कि बिल के रूप में होती हैं, राज्य सरकारें जारी नहीं कर सकती। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, तो कम अवधि की हैं, इन्हें राज्य सरकारें जारी नहीं कर सकती। यह प्रतिभूतियाँ वचन पत्र होती हैं, इन पर एक मूल्य मुद्रित होता है। ठीक है, यह ऋण लेने का उपकरण डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होती है। भारत में यह प्रतिभूतियाँ वर्तमान में 91 दिन, 182 दिन एवं 364 दिनों की परिपक्वता के साथ जारी होती हैं। ठीक है, ये मैच्योरिटी पीरियड होती है 91, इसका डबल कितना 9, 182, इसका डबल कितना हो गया 364। ठीक है,
इन प्रतिभूतियों को बैंकों तथा अन्य निवेशकों को बेचा जा सकता है। बैंक को बेच सकते हो और इन्वेस्टर को बेच सकते हो एवं कम अवधि का ऋण प्राप्त किया जा सकता है। यदि सरकार को 91 दिन से कम ऋण की आवश्यकता हो तब कैश मैनेजमेंट बिल जारी होती है। ठीक है, अब मान लो 91 दिन से कम की जारी हो तो इन्हें फिर क्या जारी करेंगे? कैश मैनेजमेंट बिल जारी होते हैं। इन्हें कब 2010 में लाया गया था। पहले एक आम निवेशक सरकारी प्रतिभूतियों को आरबीआई से सीधे नहीं खरीद सकता था। पहले क्या होता था, जो आम इन्वेस्टर हैं जिसे हम लोग, तो डायरेक्ट आरबीआई से सीधे नहीं खरीद सकते थे। परंतु 2021 में आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना लाई गई जो कि एनडीएसओएम पर आधारित है। और इस योजना के अंतर्गत अब क्या होता है, एक आम निवेशक हम भी प्रवाह पोर्टल है, एक प्रवाह पोर्टल का प्रयोग कर आरबीआई से सीधे प्रतिभूतियाँ खरीद सकता है। ठीक है, प्रवाह पोर्टल से आप खरीद सकते हैं आरबीआई से। ठीक है, आपको अगर गवर्नमेंट की प्रतिभूतियाँ चाहिए ले सकते हैं। बिल के रूप में जो सरकारी प्रतिभूतियाँ जारी होती वे मुख्यतः दो प्रारूप में होती है, एक सामान्य सरकारी प्रतिभूति, एक ट्रेजरी बिल, दो होती है, एक सामान्य हो गया और एक ट्रेजरी। ठीक है, अब सामान्य सरकारी प्रतिभूतियाँ ये क्या है? यह प्रतिभूतियाँ आरबीआई मुद्रित मूल्य पर बेचती है, अतः खरीदार इसे मुद्रित मूल्य पर खरीदता है एवं खरीदार को इन प्रतिभूतियों में किए गए निवेश पर ब्याज की प्राप्त होती है। मान लो 10,000 की प्रतिभूतियाँ हैं, आपको 10,000 की मिलेगी और उसमें कुछ इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा हर माह। ठीक है, हर क्वार्टर में मिलता गया, 6 महीने में मिलता रहेगा आपको ब्याज। और ट्रेजरी बिल क्या होती हैं? ट्रेजरी बिल सामान्यतः प्रतिभूति से भिन्न होती है, इन पर ब्याज की प्राप्ति नहीं होती, इन पर आपको ब्याज नहीं मिलेगा। प्रतिभूतियों को आरबीआई मुद्रित मूल्य से कम मूल्य पर अर्थात छूट पर बेचती है। मान लो 10,000 की है, उसको 9,500 में बेच दिया। ठीक है, तो 500 का आपका फ़ायदा हो गया, तो पहले से ही छूट उतनी मिल जाती है जितने पर होता है। ठीक है, और जब मेच्योरिटी पीरियड होगी उस दशा में खरीदार को मुद्रित मूल्य के बराबर की धनराशि अदा करती है। मान लो 10,000 का मूल्य है तो आपको मान लो 9,000 में मिल गया और 2 साल के लिए, तो आप 2 साल बाद 10,000 आपको मिलेगा। ठीक है, इश्यूड एट डिस्काउंट प्राइज बट रिडीम्ड एट पर कौन सी प्राइज? जो बाजार मूल्य रहेगा। अतः इनमें खरीदार को लाभ ब्याज के रूप में नहीं बल्कि छूट के रूप में, डिस्काउंट के रूप में मिलता है। ट्रेजरी के बारे में है, ट्रेजरी बिल। ठीक है, भारत में जो कार्यरत बैंक है अपने एसएलआर में क्या ट्रेजरी बिल को ही वरीयता देते हैं, ट्रेजरी बिल को ज़्यादा मान्यता देते हैं, उसी को ज़्यादा देते हैं। ठीक है, एनडीएसओएम निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, ये क्या है? निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, ऑर्डर मैचिंग सिस्टम। ओएम क्या है? ऑर्डर मैचिंग सिस्टम। आरबीआई जो है रिटेल डायरेक्ट एंड आरबीआई ई कुबेर, यह दोनों ही एनडीएसओएम की व्यवस्था पर आधारित है। आरबीआई का रिटेल डायरेक्ट एवं आरबीआई का ई कुबेर दोनों किस पर आधारित है? निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम और ऑर्डर मैचिंग सिस्टम पर। अतः यह कहा जा सकता है कि प्रवाह पोर्टल, इसका फुल फॉर्म क्या है? प्लेटफॉर्म, फुल फॉर्म क्या है? प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन, वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। ठीक है, एनडीएसओएम निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, ओएम ऑर्डर मैचिंग सिस्टम, कंप्यूटर स्क्रीन पर आधारित एक क्या है? एनोनिमस नाम लेन देन की व्यवस्था है जिसमें खरीदार एवं विक्रेता, एक खरीदने वाला एक बेचने वाला, दोनों के मूल्य यदि मैच कर जाएं। ठीक है, मान लो हम खरीद रहे हैं, हम चाहते हैं 50 रुपये में, बेचने वाला 60 रुपये में, लेकिन कम ज़्यादा करते करते 55 में आ गए, तब लेन देन पूरी हो जाती है। यह व्यवस्था भारत में 2005 से ही है, परंतु आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना वर्ष 2011 में लाई गई। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना कब लाई गई? वर्ष 2021 में लाई गई, वर्ष 2021 में लाई गई। अगला पॉइंट है जमा प्रमाण पत्र। इन्हें भारत में वर्ष 1989 में लागू किया गया।
जमा प्रमाण पत्र भारत में वर्ष 1989 में लागू किया गया। यह भी मुद्रा बाजार का एक उपकरण है जिनकी परिपक्वता की अवधि कितनी होती है? 365 दिनों तक की होती है। यह भी बिल के रूप में होते हैं परंतु सरकारी प्रतिभूतियाँ नहीं होती। बिल के रूप में ये होती है लेकिन गवर्नमेंट नहीं होती, गवर्नमेंट प्रतिभूति नहीं। चूँकि इनके माध्यम से भी ऋण की प्राप्ति होती है, इनसे भी आप लोन ले सकते हैं। यह ऋण लेने का एक उपकरण है। जमा प्रमाण पत्र भी एक वचन पत्र है, वचन देता है, जो कि एक असुरक्षित उपकरण के रूप में जारी होते हैं, मतलब ये सिक्योर्ड नहीं होते। अतः ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य यहाँ भी कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखनी जाती। अनसिक्योर्ड लोन क्या होगी? जिसमें कोई संपत्ति ना रखी जाए। यदि एक बैंक को कम अवधि के लिए अपने तत्काल खर्चों को पूरा करने के लिए ऋण की आवश्यकता हो, कोई बैंक है उसको पैसे की ज़रूरत है, तब वे जमा प्रमाण पत्र क्या जारी कर सकते हैं। ठीक है। और जमा प्रमाण पत्र की परिपक्वता अवधि कम से कम 7 दिनों की होगी, कम से कम 7 दिनों का, और 365 दिनों की होगी। यह कम से कम 5 लाख रुपए के मूल्य के होते हैं, कम से कम, और उसके गुणज में होते हैं। 5 लाख मूल्य के, उसके गुणज में। जमा प्रमाण पत्र पर एक बैंक क्या है? ब्याज भी दे सकती है एवं छूट भी दे सकती है, दोनों कर सकती है। चूँकि यहाँ भी ब्याज की दर क्या है? बाजारी ताकतों पर आधारित है। यदि मुद्रा का प्रवाह ज़्यादा होगा तो ब्याज की दर कम होगी, और यदि मुद्रा का प्रवाह कम होगा तो ब्याज की दर ज़्यादा होगी। यदि ऋण की छवि खराब होगी तो ब्याज ज़्यादा होगा, यदि छवि अच्छी है तो ब्याज की दर कम होगी। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, नोट में क्या दिखा है। यदि कोई बैंक है उसके बारे में कोई नकारात्मक निगेटिव छवि हो गई कि ये बैंक भाग सकती है, ठीक है, डूब सकती है, तब ग्राहक बैंक की शाखा में पहुंचकर क्या करेंगे? पैसा जल्दी जल्दी निकालने लगेंगे, जिस बैंक ऑफ महाराष्ट्र में होता है। एक भगदड़ सी स्थिति उत्पन्न हो जाए और इसे बैंक रन कहा जाता है, बैंक रन। जिस सामान्य ब्याज दर पर भारत में कार्यरत बैंक एक दूसरे को कम अवधि का ऋण प्रदान करते हैं उसे पहले मिबोर कहा जाता था। क्या बोलते थे? मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट। जो कम अवधि का ऋण मिलता था पहले क्या बोलते थे? मिबोर, मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट। भारत ने इसे इंग्लैंड से अपनाया था, जहां इसी दर को लिबोर, इंग्लैंड में क्या कहा है? लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट है, लिबोर कहा जाता था। अब इस दर को तो लिबोर और मिबोर ये समझ लीजिएगा। मिबोर इंडिया के लिए है, मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट, और लिबोर लंदन में चलता था, वहीं से मिबोर आया है। अब इस दर को पूरी दुनिया में SOFR, पूरी दुनिया के लोग क्या कहते हैं? SOFR, सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट बोलते हैं। ठीक है। मुद्रा बाजार में एक अपवाद भी है। यदि एक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, कोई अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान है, मुद्रा बाजार से ऋण प्राप्त करना चाहे, कोई मुद्रा बाजार उससे लोन लेना चाहे, तो वह भी जमा प्रमाण पत्र जारी कर सकती है। ठीक है। परंतु इसकी परिपक्वता की अवधि 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष की होगी। कोई अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, उसको लोन की ऋण की ज़रूरत है तो भी जमा पत्र जारी कर सकती है, और इसकी अवधि कितनी होगी? 3 वर्ष एक से। अब कमर्शियल पेपर, कमर्शियल पेपर के बारे में देखते हैं। यदि एक टॉप रेटेड औद्योगिक इकाई जैसे टाटा, NBFC को अपने तत्काल खर्चों को पूरा करने के लिए कम अवधि के ऋण की आवश्यकता हो, अथवा कोई बड़ी औद्योगिक संस्थान है अथवा NBFC, उसको तुरंत पैसे की ज़रूरत है खर्च के लिए, तो वे क्या करेंगे? वाणिज्यिक पत्र जारी कर ऋण प्राप्त कर सकते हैं, कमर्शियल पेपर जैसे बोलते हैं। वाणिज्यिक पत्र को वर्ष 1990 में लागू किया गया था। यह भी कम अवधि के लिए ऋण प्राप्त करने का एक उपकरण है, कम अवधि के लिए ये भी है। अतः बिल के रूप में जारी होते हैं। यह भी वचन पत्र हैं, वचन ही पत्र है ये भी। ये भी असुरक्षित होते हैं। इनकी परिपक्वता की अवधि कम से कम 7 दिनों की होती है एवं ज़्यादा से ज़्यादा 365 दिन, ये 7 दिन से 365 दिन के लिए जारी होते हैं, और कम से कम 5 लाख रुपए के जारी होते हैं एवं उसके गुणज में जारी होते हैं। ठीक है। इस पर ब्याज की भी प्राप्ति हो सकती है एवं यह छूट पर भी बेचे जा सकते हैं, ब्याज पर भी, डिस्काउंट पर भी, और छूट, वो ब्याज की प्राप्ति हो सकती है और छूट पर भी। मुद्रा बाजार के इन उपकरणों पर निवेशक के लिए जोखिम कितना है, यह दर्शाने के उद्देश्य से इनकी रेटिंग की जाती है। इनकी रेटिंग की जाती है कि इनका जोखिम, रिस्क फैक्टर कितना है।
इसकी जिम्मेदारी किसको मिली? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है, जैसे सिबिल इकरा हो गया। एक कंपनी एक वित्तीय वर्ष में 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा मूल्य का वाणिज्यिक पत्र जारी कर सकती है। अगर कोई कंपनी है वो 1000 करोड़ रुपए इकट्ठा करती हैं कमर्शियल पेपर जारी करके, तब क्या होगा? कम से कम 2 एजेंसियां रेटिंग करेंगी। रेटिंग जितनी कम होगी जोखिम उतना ज़्यादा होगा। जैसे आपका सिबिल स्कोर होता है वैसे उनका भी होता है, अगर कम होगा तो नुकसान ज़्यादा होगा। जबकि रेटिंग जितनी ज़्यादा होगी जोखिम उतना कम होगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम से जुड़े। धन्यवाद।